ये वाक़या हमें भेजा है ऑस्ट्रेलवी शहर कैनबेरा में रहने वाली मारिया ने। तो चलिए उनके अल्फाज में सुनते हैं उनकी आप बीती। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। मेरी ज़िंदगी में कई वाक़यात पेश आते रहे, मगर एक वाक़या ऐसा था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाई। हुआ कुछ यूँ कि मेरी वालदा की एक बहुत गहरी सहेली, जिसे हम दादो कहा करते थे, वो अचानक बीमार हो गई। वो इतनी शदीद बीमार हो गई कि उनकी तीमारदारी के लिए हमें जाना पड़ा। मेरी और दादो की उम्र में अच्छा खासा फ़र्क था, मगर मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी बीमारी ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। वो सख्त बीमारी की हालत में कई रोज़ अस्पताल में रहीं और तबीयत बेहतर होने पर उन्हें घर ले आया गया। मैं उनसे मिलने गई और थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मगर उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उनका इंतकाल हो गया। दादो के इंतकाल के बाद बहुत अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। उनके इंतकाल के अगले रोज़ मैं किचन में थी और मेरा भाई और एक कज़न भी उस वक्त किचन में वहीं थे। किचन में एक पुरानी घड़ी रखी थी जिसका पेंडुलम लटक रहा था, मगर वो चलता नहीं था। वो घड़ी एक मुद्दत से ख़राब थी और चलती नहीं थी, मगर उसे पुराने दौर की निशानी समझकर घर में रहने दिया गया। हत्ता कि उस घड़ी में रोशनी पैदा करने वाली बैटरी भी मौजूद नहीं थी। हम तीनों किचन में खाना तैयार करने के साथ साथ दादो के मुतालिक बातें भी करते जा रहे थे कि अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, जिससे मैं चौंक उठी। वो आवाज़ घड़ी से आ रही थी और उसका पेंडुलम हिलता हुआ महसूस हो रहा था। ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात थी जिससे हम सब खौफज़दा हो गए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बचपन से लेकर दादो की वफ़ात तक हमने उस घड़ी को कभी चलते हुए नहीं देखा था, बल्कि उस घड़ी में जब भी बैटरी डाली गई वो बैटरी भी बिल्कुल बेकार हो गई। मगर आज वो घड़ी चल रही थी, उसमें रोशनी जलती बुझती दिखाई दे रही थी और उसका पेंडुलम हिल रहा था। हम लोग इस वाक़े से इस कदर खौफज़दा हो गए कि हमारी उस घड़ी को हाथ लगाकर देखने तक की हिम्मत ना हुई और हम वहीं किचन में खौफज़दा होकर बैठ गए। अभी घड़ी का पेंडुलम हमें खौफ में मुब्तला कर रहा था कि दूसरे कमरे से हमें एक और आवाज़ सुनाई दी जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी और हमारी तवज्जो उस तरफ हो गई। ये आवाज़ रेडियो से आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई पक्का गाना गा रहा हो। रेडियो को हम में से किसी ने नहीं चलाया था, तो क्या वो खुद ब खुद ऑन हो गया था? ये सवाल ऐसा था जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैयत के घर में हम रेडियो पर गाना चलाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम वहाँ बैठे रहे और वो गाना रेडियो पर बजता रहा। फिर हम हिम्मत करके अपनी जगह से उठे और उस कमरे में पहुँच गए जहाँ वो रेडियो बज रहा था। हमने कमरे में जाकर देखा तो उस पर गाना तब्दील हो गया। फिर खुद ब खुद तीसरा गाना शुरू हो गया। हमने अपने इर्द गिर्द देखा, हमें कोई इंसान नज़र नहीं आया, मगर जब हमने फ़र्श पर देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फ़र्श पर कीचड़ के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। उसे देखकर यूँ लगता था जैसे कोई गार्डन से चलता हुआ और कीचड़ वाले जूते लेकर कमरे में दाखिल हो गया हो। और उससे भी ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाली बात यह थी कि वो जूतों के निशानात बिल्कुल दादो के जूतों की तरह थे। वही जूते जो उन्होंने आखिरी सफ़र पर रवाना होते हुए पहने थे। जब हमने कॉरिडोर में झांक कर देखा तो हमें किसी के कदमों के निशानात नहीं दिखाई दिए, यानी कोई बाहर से अंदर नहीं आया था। हमें डर भी लग रहा था और हम ये भी जानते थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। इसलिए हम वापसी उसी कमरे में आ गए जिस कमरे के फ़र्श पर हमें कीचड़ के धब्बे दिखाई दिए थे। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और बुरी तरह काँप रहे थे। हमने रेडियो के वॉल्यूम बटन को भी खुद ब खुद घूमते हुए देखा था,
वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते इस हद तक तेज़ हो गई कि हमें लगता था जैसे वो आवाज़ हमें शिकार करने आ रही हो। हमने कमरे से दौड़ लगा दी और बाहर आ गए। अचानक वो रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया, जिससे हम और भी ज़्यादा डर गए। बाद में जब मैं और मेरा भाई सोने के लिए जा रहे थे तो एक और वाक़या पेश आया। मेरे भाई को उस बेडरूम में सोना था जो पहले से हमारे लिए मखसूस था, जबकि मेरी वालिदा ने मुझे उस कमरे में सोने के लिए कहा जहाँ दादो रहा करती थी, और उसी कमरे में बेचारी ने दम तोड़ दिया था। वो रेडियो भी उसी कमरे में था जो खुद ब खुद चलने लगा था। मैं अपनी वालिदा की बात सुनकर बहुत डर गई और मैंने इनकार किया कि मैं दादो के कमरे में नहीं सो सकती, मगर घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मेरे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं दादो के कमरे में जाकर सो जाऊं। इसलिए मजबूरन मैं दादो के कमरे में सोने चली गई। रात को जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटी थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी मेरी आँख खुलने लगती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आ जाती और मैं हड़बड़ा कर उठ जाती। हालांकि वो आवाज़ें समझ में नहीं आ रही थीं, मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि दादो जब ज़िंदा थी तो वो जब भी कभी इसी तरह बड़बड़ाती थीं या ख़ुद कलामी करती थीं तो हमें दूर से वैसी ही आवाज़ सुनाई देती थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आना कम हो गईं और मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। मैंने उसी हालत में दादो को अपने सिरहाने खड़ा देखा। फिर वो अचानक गायब हो गईं। उसके बाद मेरी नींद उड़ गई। वो रात मैंने जाग कर गुजारी। उस रात मुझे यही लगता रहा मैं अकेली नहीं हूँ कमरे में, बल्कि दादो भी वहीं कहीं मौजूद है। हालांकि वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने 3-4 मरतबा आवाज़ देकर पूछा, दादो क्या आप हैं? दादो क्या आप हैं? प्लीज़ मेरे सामने आ जाएं। मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं उस घर में जाने से गुरेज करने लगी। मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता था। वहाँ दादो का बेटा टॉम रहता था। जब मैंने इन तमाम बातों का जिक्र टॉम से किया तो उसने भी मेरी बात की तस्दीक की। उसने बताया कि अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं। फिर उसके बाद टॉम ने वो घर बेच दिया और दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। उसके बाद चूँकि हमारा उस मकान से कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा, इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमारा दादो से भी ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। मैं जब भी उस मकान में जाया करती थी तो वहाँ पेश आने वाले वाक़यात से खौफज़दा हो जाती थी। हमने रात के वक्त दादो के मकान में आना जाना भी छोड़ दिया था। अगर हम वहाँ जाते भी तो शाम होने से पहले वापस आ जाते। मैं जब भी वहाँ जाती थी तो खौफज़दा हो जाती थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि दादो शायद हमें कोई ऐसा पैगाम देना चाहती थी जो हम समझ नहीं सके। मैं नहीं जानती कि वो दादो ही थी या कोई और, मगर वो जो भी थी उसने मुझे कई सालों तक नींद की हालत में डराया। मैं खैरियत से हूँ, मगर मैं जब भी वो वाक़यात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ख़त्म शुद।